केंद्र सरकार ने कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक रिकवर मरीजों में थकान, बदन दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसी को देखते हुए मंत्रालय ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया है। इसमें रिकवर हो चुके कोरोना मरीजों के लिए कई निर्देश और सुझाव दिए गए हैं। मंत्रालय ने ठीक होने के बाद मरीजों को गर्म पानी के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने योग करने का भी निर्देश दिया है। कोविड से जुड़ी सावधानियों जैसे मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन का पालन करते रहें। पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पिएं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुष दवाएं लें। बैलेंस्ड डाइट लें। आसानी से डाइजेस्ट होने वाला भोजन करें। पर्याप्त नींद लें और आराम करें। कोविड के लिए बताई गई दवाइयां लें। घर पर मॉनिटरिंग करते रहें। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर, पल्स ऑक्सीमेट्री पर नजर रखें। अगर लगातार सूखी खांसी है तो नमक के पानी से गरारे करें या भाप लें। तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, ऑक्सीजन लेवल 95% से कम होने, सीने में बेवजह दर्द उठने, बेचैनी पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगर स्वास्थ्य ठीक लगे तो घर से काम कर सकते हैं। ऑफिस जाने की शुरुआत धीमे धीमे करें। हल्की एक्सरसाइज करें। डेली योगासन, प्राणायाम और ध्यान लगाने का अभ्यास करें। अगर सेहत ठीक लगे तो सुबह और शाम को टहलने जाएं। स्मोकिंग और शराब से दूर रहें। मरीजों को डिस्चार्ज किए जाने के 7 दिन के भीतर फॉलो अप करना चाहिए। अगर इसके बाद फॉलो अप की जरूरत पड़ती है तो नजदीकी डॉक्टर को रेफर किया जा सकता है। मंत्रालय ने अलग अलग तरह की दवाइयां जैसे एलोपैथी, आयुष लेने से मना किया है। जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, अगर उनके लक्षण गंभीर होते हैं तो उन्हें अस्पताल जाना चाहिए। भारत में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या 47 लाख को पार कर गई है। एक्टिव मामले भी 10 लाख का आंकड़ा छूने वाले हैं। इस महामारी की चपेट में आने वाले 37,02,595 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना मामलों की संख्या 47,54,357 हो गई है। देश में कोविड-19 के मामले 7 अगस्त को 20 लाख से पार हो गए थे। 23 अगस्त को केसेस 30 लाख से ज्यादा हो गए और 5 सितंबर को आंकड़ा 40 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 94,372 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 3 दिन लगातार 95,000 से ज्यादा केसेस सामने आए थे। पिछले 24 घंटे में 1114 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 78,586 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,399 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 77.88% हो गया है। नए मामलों में से 58% 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और यूपी से हैं। भारत में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मई में लगभग 50,000 लोग ठीक हुए थे। सितंबर आते आते ठीक होने वालों की संख्या 36 लाख हो गई। हर दिन 70,000 लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक होने वालों की संख्या एक्टिव केसेस से लगभग 3 गुनी है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में 12 सितंबर तक 5,62,60,928 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। शनिवार को 10,71,702 सैंपल्स की जांच हुई। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार देर रात अचानक ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया।
डॉक्टर लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे थे, लेकिन तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इस बीच रविवार को उनका निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान बिहार के कद्दावर नेता के तौर पर होती है। हाल ही में अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। दिल्ली एम्स में शिफ्ट कराए जाने के बाद गुरुवार को रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला किया था। हालांकि उनके आरजेडी से इस्तीफे को लालू प्रसाद यादव ने पत्र लिखकर नामंजूर कर दिया था। साथ ही उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। इस दौरान दिल्ली के एम्स से ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 3 मांगे रखीं। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं। इससे ठीक पहले रघुवंश प्रसाद के निधन की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए हैं। अस्पताल के मीडिया एंड प्रोटोकॉल डिवीजन की चेयरमैन ने कहा कि संसद सत्र से पहले उन्हें चेकअप कराने की सलाह दी गई थी। गृह मंत्री को 30 अगस्त को एम्स से डिस्चार्ज किया गया था। डिस्चार्ज के समय ही उन्हें कहा गया था कि कंप्लीट मेडिकल चेकअप करा लें। 1-2 दिन भर्ती रहने के बाद शाह को डिस्चार्ज कर दिया गया। रिपोर्ट्स ठीक आने और स्वस्थ महसूस करने पर वे संसद के मानसून सत्र में हिस्सा ले सकते हैं। शाह को शनिवार रात लगभग 11 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें CN टॉवर में रखा गया है, जो VVIP के लिए आरक्षित सुविधा है। शाह का इलाज एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कर रहे हैं। शाह पिछले 1 महीने से कोविड-19 के बाद की समस्याओं से पीड़ित हैं। कोविड-19 से उबरने के कुछ दिन बाद ही उन्हें 18 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। 2 अगस्त को शाह की कोविड-19 परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनका गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज हुआ था। इसके बाद 14 अगस्त को उनका परीक्षण नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया और फिर 18 अगस्त को सांस लेने में समस्या होने पर एम्स में भर्ती कराया गया। कोरोना महामारी के बीच देश भर में आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन हुआ। पिछले दिनों कुछ छात्रों और विपक्ष ने नीट और जेईई के आयोजन को चुनौती दी थी। कोरोना वायरस के चलते नीट परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्र बढ़ाए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो सके। परीक्षा केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है और वहीं हर कमरे में उम्मीदवारों की संख्या को 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते नीट को 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले यह परीक्षा 3 मई को होनी थी और फिर बाद में इसे 26 जुलाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। अब यह परीक्षा 13 सितंबर को हो रही है। इसके लिए 15,97,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आ रहा है, साथ ही नर्वस भी हो रहे हैं। नीट के सभी सेंटर्स में कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। तमिलनाडु के एक नीट परीक्षा सेंटर के बाहर अभ्यर्थी तैयारी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कोरोना के बीच नीट परीक्षा के आयोजन पर विपक्षी शासित राज्यों ने चुनौती दी थी। छात्रों और विपक्ष का कहना था कि इस समय इन परीक्षाओं को आयोजित करने से छात्रों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने की याचिका दायर की गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करते हुए आयोजित किया जा सकता है।